फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बॉयल के नियम के बारे में। आदर्श गैस में बॉयल का नियम लगता कैसे और मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बॉयल का नियम होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है। अगर आप आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस या नीट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनको भी आपको बहुत डिटेल में जा करके पढ़ना होता है। केवल फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होगा, आपको ग्राफिकली, न्यूमेरिकली, लॉजिकली पूरी तरह से एनालिसिस करना होता है। तो देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको बॉयल के नियम के बारे में क्या इतनी जानकारी थी, इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के बताइए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बॉयल का नियम होता क्या है। देखिए सबसे पहली चीज़, जितने मैं आपको स्टेप्स सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको अपना जो है नॉलेज आपको डेवलप करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, बॉयल के नियम को समझने के लिए आपको एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेना है। सबसे पहली चीज़ आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेना है। बॉयल के नियम को समझने के लिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेना है। एक एक चीज़ मैं टच करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बाद में यहाँ पर जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बाद में आपको उस सिलेंडर के अंदर जो सब्सटेंस या पदार्थ होगा वो आदर्श गैस या आइडियल गैस होगी। ये आपका पिस्टन हो गया, ये पिस्टन की आर्म हो गई, ये सिलेंडर हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये पिस्टन की आर्म हो गई, मतलब उसकी भुजा हो गई। और सबसे खास बात, बॉयल के नियम में पहली कंडीशन, पिस्टन का मूवमेंट फ्री होगा। पिस्टन का जो मूवमेंट होगा मतलब उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, फ्री होगी। मतलब जो पिस्टन जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन बॉयल के नियम में अगर मान लीजिए बाहर से अगर मान लीजिए आप हीट सप्लाई करते हैं, उष्मा सप्लाई करते हैं, बाहर से अगर हीट सप्लाई करते हैं, उष्मा सप्लाई करते हैं तो ये जो आदर्श गैस है या जो आइडियल गैस है ये उष्मा के कुछ पार्ट को सबसे पहली चीज अवशोषित करती है। ये समझ जाइए, उष्मा के कुछ पार्ट को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो सबसे पहली चीज उष्मा का क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। थोड़े से समय के लिए होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। तो उष्मा के अवशोषण होने की वजह से ये पार्टिकल गति करना स्टार्ट कर देंगे। गति करने के बाद ये एक गति करेंगे, अवशोषण होने के बाद क्या होगा, ये गति करेंगे। गति होने के बाद इनमें एक तो सबसे पहली चीज अवशोषण होने के बाद कौन कौन सी इंसिडेंट होंगी, तो सबसे पहली चीज ये कंपन करेंगे। कंपन मतलब इनके अंदर में वाइब्रेशन आएगा, पार्टिकल में वाइब्रेशन आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये गति करेंगे और गति करेंगे एक्चुअल में ये ट्रांसलेटरी मोशन। गति में भी ये कौन सा मोशन करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, संघट्य हो जाएगा। संघट्य का मतलब क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, टकराना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये टकराना स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर डेवलप होगा। अब कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो प्रेशर डेवलप क्यों होता है और कैसे होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इंडिविजुअल वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल अलग सेपरेट टॉपिक है। थोड़ा सा केमिकल लेवल पर जाकर के उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो अवशोषण के बाद या एब्जॉर्प्शन के बाद वाइब्रेशन, मोशन, कोलिजन, तीन प्रकार के इंसिडेंट होंगे और देन उसके बाद प्रेशर डेवलप होगा। और प्रेशर डेवलप होने के बाद गैस के पार्टिकल सबसे वीकर सेक्शन पे, सबसे कमजोर सेक्शन पर जाकर के प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से पिस्टन का जो मोमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट कर जाएगा, तो उसका जो पिस्टन ऊपर चले जाएगा। और पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, आगे जाकर के वॉल्यूम V2 और प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरी की पूरी प्रोसीजर में हीट जो है, उष्मा जो है अंदर गई जरूर है, लेकिन उस उष्मा की वजह से जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो टेम्परेचर फिर से वापस कांस्टेंट रह गया। इसीलिए बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम हमेशा लिख देते हैं बॉयल के नियम को P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है, तो पहला याद रखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का पहला एक्सप्लेनेशन ये है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का दूसरा भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर के कांस्टेंट होने का दूसरा कारण, एक्चुअल में बॉयल के नियम में जो पिस्टन की जो गति होती है बहुत ही स्लो होती है, बहुत स्लो। पिस्टन की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लो होती है। और ये जो स्लो प्रोसेस होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वासी स्टैटिक का मतलब ये होता है लगभग स्थिर है, गति नहीं कर रही है ऐसा लगता है, लेकिन
एक्चुअल में बॉडी गति कर रही है, मतलब पिस्टन गति कर रहा है, लेकिन स्लोली 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 ये जो बॉडी जो है गति करती है, इसलिए स्लोली स्लोली जो मोशन होता है इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो बॉयल के नियम में जो प्रोसेस फॉलो होती है वो क्वासी स्टैटिक होती है, या हिंदी में बोलेंगे अत्यंत धीमी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। तो जब अत्यंत धीमी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है तो पिस्टन में कॉर्नर पे क्या होता है, या किनारे में पिस्टन रिंग होती है। इसमें दो प्रकार की रिंग होती है, एक पिस्टन रिंग और एक गजन पिन होती है। तो पिस्टन रिंग और गजन पिन की वजह से और पिस्टन का मोशन धीरे धीरे होने की वजह से जो सिलेंडर पर फ्रिक्शन डेवलप होना चाहिए, चौथी कंडीशन, सिलेंडर में जो फ्रिक्शन डेवलप होना चाहिए, सिलेंडर में जो फ्रिक्शन डेवलप होना चाहिए वो कैसा होगा, वो कम होगा। अगर फ्रिक्शन डेवलप कम होगा तो हीट जो डेवलप होगी डेल्टा एच वो कम होगी। अगर हीट कम डेवलप होगी तो डेल्टा टी टेम्परेचर में परिवर्तन भी कम होगा। और क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है इसीलिए टेम्परेचर में परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा स्लो होने की वजह से उसको हम नगण्य या नेग्लिजिबल मान लेंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि अत्यंत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर के कांस्टेंट होने के पीछे का दो कारण मैंने आपको बता दिया। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर मान लीजिए पिस्टन का वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो गैस जो है वो दूर दूर चले जाएगी, तो ऑलरेडी प्रेशर कम हो जाएगा, तो आयतन कैसा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा आयतन। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और यहां पर लिखा जाएगा T इज इक्वल टू C। टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट और प्रेशर जो है वॉल्यूम के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हो जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और टेम्परेचर क्या रह जाता है, कांस्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह जाता है। तो ये है आपके सामने बॉयल का नियम। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। तो ग्राफ में इनके बीच का जो रिलेशनशिप है प्रेशर वॉल्यूम, मतलब हम दाब और आयतन के बीच में ग्राफ खींचेंगे और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती में जो घात है नीचे वो 1 की है। याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर पावर 1 की है तो जो ग्राफ जो बनता है वो अपोजिट परवलय या अपोजिट पैराबोला बनता है। तो अपोजिट पैराबोला कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है। और ये वाला जो इसमें सबसे पहली चीज बिंदु नंबर 1 और ये बिंदु नंबर B। तो बिंदु नंबर A पर जो प्रोसेस होगी उसे हम P1 V1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम P2 V2। तो P1 V1 से लेकर के P2 V2। फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आयतन ज़्यादा है, याद रखिए यहाँ आयतन ज़्यादा है और यहाँ आयतन कम है। तो ये प्रोसेस जो इस टाइप से हो रही है, मतलब ये डायग्राम के जस्ट अपोजिट है। इसको मैं P2 V2 कर दे रहा हूँ, P2 V2, और ये आपका हो गया P1 V1। देखिए आयतन कम है, प्रेशर ज़्यादा है, पहले की कंडीशन। यहाँ आयतन ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर कैसा हो गया, कम। तो ये बाद की कंडीशन जब उसमें एक्सपेंशन हो गया। तो इस प्रकार से ये एक्सपेंशन हुआ, प्रसार हो गया। अगर एरो अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ होती तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसीजर के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट के दो कारण मैंने आपको बता दिया, एक तो स्लो प्रोसेस होने की वजह से और आदर्श गैस या आइडियल गैस का अपनी ऊष्मा को प्रेशर में कन्वर्ट कर देने की वजह से। तो ये है आपका, और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से। तो इस वजह से टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट और यही होता है बॉयल का नियम। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में चार्ल्स के नियम के साथ में, या फिर समतापी प्रक्रिया में आइसोथर्मल प्रोसेस में किए गए जो वर्क डन होता है उसके ऊपर वीडियो लेकर के आता हूँ। जो टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।